नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरे द्वारा एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है। और इस साइंस की क्लासेस में चल क्या रहा है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे हम ग्रुप डी के एग्जाम्स जो हो चुके हैं उनके यहाँ पे एनालाइजेशन करते हैं शिफ्ट वाइज। तो आपको पता है अभी जो चल रहा है वो 29 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड का आज हम करने वाले हैं। अभी तक हम शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं इस सेशन को शेयर जरूर कर दें और शेयर करने के बाद में अपने साथियों को भी इनवाइट करने का बोलें और यहाँ पर लाएं, जिससे कि उनको समझ में आए कि साइंस का एक सेशन है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको ईजी वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ईजी वे में आपको समझ में आएगा उतना ज़्यादा हम लोग टफ वे में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मेरे द्वारा जो लैंग्वेज होती हैं वो सबकी कैसी रहती हैं, ईजी रहती हैं। ठीक है भाई। और साथी हैं एएसपी हैं, रामकृष्णा हैं, त्रिषा है। तो त्रिषा सबको गुड इवनिंग। और इसी के साथ में हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो हमारे यहाँ पे जो शिफ्ट चल रही है, इस शिफ्ट में हम लोग कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और वो कौन कौन से टीचर्स हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है कि ललित सर के द्वारा आपको जीएस पढ़ाई जाती है। यहाँ पे साइंस जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। जीएस की 5 बजे क्लास होती है, साइंस की 6 बजे क्लास होती है और 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। तो यहाँ पे आपको जुड़कर ये तीनों सब्जेक्ट के एनालाइजेशन, पीवाईक्यूज और इनका यहाँ पे सॉल्यूशन रोजाना मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ में इस तरह की क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा YouTube पर तो आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लाई गई है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ में साइंस के कंसेप्ट को पढ़ना है, साइंस की थ्योरी को समझना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें समझनी है, तो आपको मेरे साइंस स्पेशल बैच में जुड़ना पड़ेगा। और इस साइंस स्पेशल बैच में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ में, जिसको आपको वास्तव में एग्जाम में बहुत जरूरी होगा। ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये आपको कहां मिलने वाला है, तो यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। आप यहां पे देखें, ये स्पेशल बैच स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इतने स्पेशल सब्जेक्ट आपको स्पेशल प्राइस पे दे रहे हैं, यानी 99 रुपए में दे रहे हैं। इसलिए ये बैच बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और सारे ही एग्जाम, चाहे आपका रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम्स आने वाला हो, चाहे वो आपके एनटीपीसी का एग्जाम हो, या आने वाले एएलपी का एग्जाम हो, या फिर मैं कहूं कि एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, तो जहां पर भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपका बैच बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और यहां मैं जिस तरीके से कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा वहां से आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा। आप एक बार जुड़कर देखिए यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन से। ये एप्लीकेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। यहां पे आप जुड़कर पाएंगे एक ऐसा बैच जो आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करा देगा, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है स्पेशल प्राइस पे। और स्पेशल प्राइस कितना है? केवल 99 रुपए। भाई 99 रुपए है, इतने में आपका रिचार्ज नहीं होता महीने भर का, उतने में हम पूरे साल भर आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे बैच को। ठीक है। तो आप जल्दी ले सकते हैं इस बैच को, बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद मैं बात करूं कि यहां पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं, तो आप एक बार हमारे YouTube चैनल पे इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जो मेरे द्वारा यहां पे बनाई गई है। और इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो मैं इस बैच में पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके की पीपीटी के साथ में, किस तरह के कंटेंट के साथ में, मैं कैसे कैसे इन चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। और इसी के बाद में आप लोग खुद बाध्य हो जाएंगे कि इस बैच को लेने के लिए। भाई 99 रुपए, केवल 99 रुपए, जिसमें आपको पूरा बैच साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलने की जो आपको 600, 700, 800, 900, 1000 में मिलने वाली हैं। तो भाई क्यों इतने पैसे खर्च करना, केवल 99 वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, पैसे बचाओ। वही जैसे पानी बचाओ होता है, ऐसे पैसे भी बचाओ। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास, जो कि पीवाईक्यू सीरीज है 29 अगस्त 2022 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और जल्दी से आप स्क्रीन को पढ़िए और इसके बाद में
आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। तब तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरे साथ में जब भी आप पढ़ा करें तो कॉपी और पेन लेके पढ़ा करें। जो भी आपको नोट करने वाली चीजें हैं आप उनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपके बन जाएंगे शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप यहां पे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कहता है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो भाई सबको लार आती है, किसी को खाने को देख के लार आती है, किसी को ऐसी चीजें जो बहुत पसंद आती हैं उनको देख के लार आ जाती है, लेकिन वो वास्तव में लार करती क्या है, यहां इसके अंदर एंजाइम क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है नंदन कुमार का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं कि यहां पे हमारे पास में जो लार होती है, इस लार के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम मिलता है, और वो एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज कहलाता है। यानी इसी को, एमाइलेज को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इसी एमाइलेज को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। और ये करता क्या है, यहां पे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। इसी वजह से कहते हैं कि खाने का जो पाचन होता है ना, वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर लेता है, वो आपका लार करती है, यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी आपको पता है खाने से 3 चीजों का, कोई भी चीज आप खाते हैं तो उनमें 3 ही चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। ठीक है, गुड इवनिंग ऋतु कुमारी। और इसी के साथ में आंसर आ चुका है, एएसपी बी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दी हैं। लार अगर आप अपनी लार दिखाएंगे तो थोड़ी सी घिन लगेगी, लेकिन बच्चों की लार को देखोगे तो आपको प्यार सा आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से मैंने सारी चीजें दी हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुंह से पाचन की शुरुआत होती है, ये भोजन को गीला करने में काम करता है, और यहाँ पे हमारे अलावा, इसके अलावा लाइपेज भी, यहाँ पे पाचक एंजाइम भी मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? कहता है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है? अपघटन अभिक्रिया कब होती है, ये पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, कब नहीं होगा, ये इसने गलत दे रखा है। ये अपघटन अभिक्रिया कब की जगह पे होगा, जब अपघटन अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वेन का यूज किया गया उसका मर्द अर्थ यहाँ पे जब है। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको पता ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास में क्या है, एक अभिकारक है, मान लो मेरे पास में क्या है, जल है, और इस एक अभिकारक से मेरे पास में क्या मिलेंगे, 2 सरल उत्पाद मिल जाएं। क्या मिल जाएं? एक अभिकारक से 2 सरल उत्पाद अगर मिल रहे हैं, या फिर सरल उत्पाद मिल रहे हैं, वो से हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपघटन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन अभिक्रिया, यानी रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक हमारे पास में अभिकारक था, ये विघटित हो जाता है और सरल उत्पाद में टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा कि ये यहां पे विस्थापन तो कर ही नहीं रहा है, विस्थापन की तो यहां पे बात ही नहीं है। ये कर क्या रहा है कि जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां पे कब होता है, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वफरिंग मेरी ही हो रही है या सबकी हो रही है? भाई किसी की नहीं हो रही, मेरे यहाँ नहीं हो रही है, और मेरे सामने स्क्रीन के साथ साथ फोन भी चल रहा है, भाई दोनों चल रहे हैं। चलो एक बार अगर आपकी बात आ रही है तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं। अभी भी रुक रही है, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा कि स्कैटरिंग होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग की वजह से हम यहां पे देख पाते हैं, जैसे आपके वायुमंडल में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं,
और जब छोटे छोटे कणों से प्रकाश टकराता है तो उसकी क्या हो जाती है, प्रकाश की स्कैटरिंग हो जाती है। और इसी स्कैटरिंग के कारण ही आपको जो सूर्य है कभी कभी लाल, शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे लाल दिखाई देता है। इसी स्कैटरिंग के कारण आपका जो आसमां है, यानी जो हम स्पेस देखते हैं यहां से अपने, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, इसी स्कैटरिंग की वजह से ये हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूंगा कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। और ये याद रखना कि जो स्कैटरिंग हो रही है ये कणों के आकार पर निर्भर करती है। अब ये क्या क्या करेगा, कणों के आकार पर अगर निर्भर कर रही है और छोटे छोटे कण हैं, मान लीजिए मेरे पास में वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं, और इन छोटे छोटे कणों से होगा क्या कि जब हम इन छोटे छोटे कणों से पर आएंगे, यानी कोई भी प्रकाश आएगा तो ये क्या करेगा, इस छोटे छोटे कणों पर प्रकीर्णित हो जाएगा। और प्रकीर्णित हो जाएगा तो हमेशा याद रखना, जहां पर आपको बारीक कण मिलेंगे वहां पे नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। और आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं। और जब छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं तो यहां पर इसी वजह से, ठीक है, जो छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं तो यहां पर नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। और अगर नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है तो इसी वजह से हमारे पास में जो आसमां का कलर जो दिखता है ना, वो हमें नीला दिखाई देता है। और अगर मैं ये कहूं कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे, आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो आपको आसमां का कलर कैसा दिखाई देगा, यहां पे वॉयलेट कलर दिखाई देगा, यानी बैगनी कलर दिखाई देगा। और यहां पे हम क्यों देख पा रहे हैं कि सूक्ष्म कणों की वजह से स्कैटरिंग हो जाती है तो हमें आकाश का कलर जो होता है वो कैसा दिखता है, नीला कलर दिखाई देता है, और इसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने यहाँ पे दे रखा है कि जब प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें नीले रंग का प्रकाश जो होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। बाकी बड़े कण जो होते हैं वहां पे लाल कलर का प्रकाश जो होता है वो प्रकीर्णित होता है। ठीक है भाई, बेटा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सब सही है। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता, चलो। अब शायद एक बार चेक कर लेना फिर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है यहाँ पे, हमारे पास में कोई एक पदार्थ है एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार नोट करके चलना कि हमारे पास में कोई पदार्थ है, क्या है वो, एक्स है। ठीक है, जो एक प्रत्यम्ल या फिर जिसे एंटासिड के रूप में जाना जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके, यानी ये एक्स जो पदार्थ है ये किसके साथ में अपक्रिया करता है, HCl के साथ में अपक्रिया कर रहा है। किसके साथ में, HCl के साथ में अपक्रिया करता है। और करता क्या है, एक गैस वायु उत्पन्न करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया करके ये क्या करता है, गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है, गैस उत्पन्न करता है, जिसे मैं बाई के नाम से करता हूं। ठीक है, उसका जो उपयोग है वो किसमें हो रहा है, अग्निशामक उपयोग हो रहा है। अब अग्निशामक का मतलब क्या होता है कि आग बुझाने आग जो बुझाता है ना उसके लिए इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो आग बुझाता है ना उसके लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब ये बाई मेरे पास में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि आग बुझाने के लिए मुझे किस गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप खुद सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे सही होगा। इस आधार पर डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब मेरे पास में 3 ऑप्शन बचे। 3 ऑप्शन में यहां पे बोला गया है एक्स।
ठीक है। एक्स क्या है, एक प्रत्यम्ल है या एंटासिड है। तो एंटासिड के रूप में जो प्रयोग होता है ना, याद रखना कि एंटासिड के रूप में जो प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं उसे, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता होगा कुछ, तो यहां पे मैं कह सकता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इस आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, यानी यहां पे अग्निशामक से ही सारा चीज निकल के आ गया। महाकाल की लाडली गुड इवनिंग, और ऑप्शन नंबर 4 का नंदन कुमार ने दिया है बी। चलिए मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, NaSCO3 की बात हो रही है जिसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, ठीक है। इसके साथ में किसकी अभिक्रिया हुई है भाई, HCl की, जो कि दे रखा है। हमें क्या किसकी अभिक्रिया करानी है, HCl की अभिक्रिया करानी है। तो इससे क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये NaCl बन जाएगा, ठीक है। NaCl के बाद में अब मेरे पास में और क्या बचा, तो यहाँ पे हमारे पास में एक गैस मिलेगी जो कि किसके लिए यूज होती है, अग्निशामक के लिए। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अब क्या बचता है मेरे पास में, 2 H बचे और एक O बचा है, इस वजह से यहाँ पे जल भी मिल जाएगा, H2O भी मिल जाएगा। तो बताओ आंसर होगा कि नहीं होगा, बी बताओ। यानी ये वही सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी मैंने सारी चीजें लिख के दी हैं यहाँ पे। एक्स और वाई क्या है वो मैंने बता दिया, किस तरीके से करना है, आपका आंसर आ चुका है। शिप्रा गुड इवनिंग। इसी के साथ में आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको क्या बताना है, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार वीडियो को थोड़ा देर रुक के देखें, और रुकने के बाद में जब आप बीच में आ रहे हो ना तो शायद हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन आप रुको, देखो और अदर वीडियोस को भी देखो, तो अब आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। यहां पे बोल रहा है एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। यहां पे एक चालक है, आपके पता है कि ये कोई चालक ले लिया मैंने, ये कोई वायर है। अब ये वायर में क्या करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक कि मैं इसे बैटरी से ना जोड़ दूं। तो यही तो लिखा है कि इस चालक को क्या कर दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, और एक तरफ आपको प्लस धारा और एक तरफ आपको माइनस, और इस तरीके से हमने बैटरी से जोड़ दिया। आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी मैंने बता दिया। चलो इसमें आई धारा प्रवाहित कर देते हैं कि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, हर वायर के पास में अपना एक रेजिस्टेंस होता है। हर वायर के पास में, चाहे आप कोई भी वायर ले लो, जितने भी आप बिजली के जितने भी तार यूज करते हैं, सबके पास में अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपके पास में एक धारा प्रवाहित हो रही है, और यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और इस बैटरी के कारण यहां पे क्या है, विभवांतर, दोनों सिरों पे विभवांतर है। इतनी बात समझ में आई। हमारे पास में फॉर्मूला होता है ओम के नियम। ओम का नियम क्या कहता है, बी बराबर होता है आई आर। ओम का नियम क्या बता रहा है भाई, बी बराबर होता है आई आर। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, हमसे बोला गया है हमें प्रवाहित धारा के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं इसी के लिए प्रवाहित धारा निकाल लूं। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा B अपॉन आर। वोल्टेज की बात नहीं दे रखी है, अगर वोल्टेज नहीं दे रखी है तो मैं यहां पे केवल R को लेके चलूं, यानी I प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, इस तरीके से लेके चलता हूं। ये बात हो गई मेरी इसके लिए। अब बोला गया है कि किसी चालक का मैंने प्रतिरोध 4 गुना कर दिया, यानी ये क्या किया है, आर को क्या कर दिया है, अब आर को मुझे अब 4R लेके चलना है। तब क्या करोगे, तो हम दूसरा यहां पे निकालते हैं, आई डैश जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 4 अपॉन आर के। वही सेम होगा ना, बस रेजिस्टेंस ही तो 4 गुना हो गया है। अगर रेजिस्टेंस 4 गुना हुआ है तो आप एक बात यहां पे नोटिस कर रहे होगे कि जो 1 अपॉन आर है ये तो वैल्यू आई की है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन 4 आई। तो आपसे पूछा क्या था
कि अब जो नया प्रवाहित धारा होगी वो क्या हो जाएगी, ये बताओ, आई कम होगा या ज्यादा होगा। तो याद रखना ये क्या है, कम आई बाई 4 हो जाती है, यानी ये कम हो जाती है। नमस्ते भाई, फोकस ऑन टारगेट। और इसी के साथ में आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि यहां पर जब बैटरी संयोजित की थी तब हमारे पास में धारा और प्रतिरोध के बीच में ये संबंध था, और जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को 4 गुना कर दिया, गुना कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है भाई 6? सोचो 6 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चंस को पढ़ो, पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश करो। भाई जब तक आप आंसर नहीं दोगे ना, तब तक आपका जो टारगेट है, आपका जो फोकस है, वो नहीं बढ़ेगा। हम जब किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चीजों को करो, ठीक है, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि यहां पे उत्तल दर्पण जो होता है, उस उत्तल दर्पण की यहां पे बात की जा रही है, तो उत्तल दर्पण होता कैसा है? तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण होता कैसा है, इस तरीके का होता है। पॉलिश किधर करूं, आउटर पार्ट पे या इनर पार्ट पे? तो याद रखना उत्तल दर्पण पे इनर पार्ट पे पॉलिश की जाती है, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से मेजर एक्सेस होती है। अब आपसे बोला जाए कि इसका फोकस किधर होगा, तो जब ये आभासी चित्र बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, तो इसका फोकस यहां होना चाहिए। इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि उस खोखले गोले का यहां पे सेंटर है, तो गोला तो इस तरीके से बनेगा, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। अब बोला क्या जा रहा है, वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, यानी फोकस दूरी मुझे कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपके सामने ये फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और यहां पे वस्तु कहां रखी है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु तो इस साइड रखी जाएगी, और ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है, अब आपको करना है कि ये चीजों को लिखना है कैसे, कि फोकस दूरी प्लस होगी या माइनस। मान लो मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर, लिख दिया। वस्तु की दूरी होती है u, ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर, लिख दिया। निकालना क्या है, b निकालना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बनानी है। आपसे अगर मैं ये कहूं कि जो फोकस दूरी है ना, ये प्लस होगी या माइनस, तो याद रखना कि जब यहां पे लेंस के राइट साइड की बात की जाएगी और जब यहां पे लेंस के लेफ्ट साइड की बात की जाएगी, तो लेंस के लेफ्ट साइड क्या होता है, हमेशा माइनस का यूज करना है, और राइट साइड हमेशा क्या करना है, प्लस का यूज करना है। क्या करना है, राइट साइड वालों के लिए प्लस का यूज और लेफ्ट साइड वालों के लिए माइनस का। तो फोकस कहां पे है, तो भाई ये तो प्लस में आएगा, तो ये तो प्लस हो गया। और आपकी वस्तु कहां रखी है, तो वस्तु तो ये रखी है, और ये किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां माइनस का यूज करना है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, अब आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/u माई 1/b, ठीक है। क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। f की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 है, प्लस की। u की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 15 दे रखी है, कितनी, माइनस की। और ये प्लस का 1/b हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, इस माइनस के 1/15 को एक साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल 1/15 प्लस 1/10। होगा कि नहीं होगा? अब आप इसको सॉल्व कर लो। क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/b इक्वल, ये एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 15 से क्या हो जाएगा ये 2, और 10 से हो जाएगा आपका 3, तो आपका आया 5/30। ये वैल्यू किसकी है, 1/b की। 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आई 6 सेंटीमीटर। अब आपसे मैं ये कहता हूं, प्लस आया है माइनस, तो प्लस आया है। अगर ये प्लस आया है तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बन रही है। अगर ये नेगेटिव आता
नेगेटिव आता तो क्या होता, इसका मतलब इमेज कहां बनती, इस साइड बनती, और इस साइड का मतलब क्या है कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी। लेकिन ये कैसा आया है, प्लस आया है, तो इमेज कहां बनेगी, राइट साइड ही बनेगी। और ये राइट साइड बनने का मतलब है कि लेंस के दर्पण के पीछे बन रही है, और दर्पण के पीछे इमेज हमेशा आभासी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो लोग ए, ये क्या है सर, सी सी ए का कट ऑफ, ये सी सी ए क्या है ये तो बताओ, सी सी ए 6 का आंसर, हाँ ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिनका ए आंसर है बहुत सही आंसर दिया है। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है जी, मान लिया, और इस बैटरी से एक बल्ब लगा है, और वो उसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से इसकी बात करूं, तो मेरे पास में एक ये बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी मैंने यहां बना दी, और इस बल्ब यहां पे ये बैटरी जुड़ी है, और यहां है बल्ब, ठीक है, लग रहा होगा बल्ब जैसा, मान लो, नहीं लग रहा है तब भी मान लो। यहां पे क्या होता है, बैटरी मेरे पास में 12 वोल्ट की है, बल्ब में जो धारा जा रही है ना, आई एम्पियर जिसे हम कहते हैं, वो 3 एम्पियर की जा रही। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है पावर क्या होगी, शक्ति क्या होगी, बताओ शक्ति क्या होगी। तो शक्ति क्या होगी, हमारे पास में फॉर्मूला होता है शक्ति का, P बराबर होता है बी आई, क्या होता है, बी आई। बी कितना है मेरे पास में, तो बी तो हमें पता है कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है। आई कितना है, तो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 36। अब ये आया क्या है, 36 क्या, पावर का मात्रक क्या, वॉट, तो आपका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत अच्छा नंदन कुमार। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलिए अगर आपके दिमाग में आए तो आप पूछ सकते हो। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है, हाँ जी बिल्कुल, P बराबर बी आई होता है, यहाँ पे 7 का आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नंदन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हमारे पास में कोई चालक है, अब समझ लो चालक की बात हो रही है, चालक की कोई वायर हो सकता है। चालक का मतलब क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाए, जिसमें करंट फ्लो हो जाए, उसकी बात हो रही है। तो किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मेरे पास में चालक होना चाहिए, तो ये मैंने ले लिया कोई वायर है जो कि चालक का काम कर रहा है। अब इसको क्या किया गया, 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब इसको जोड़ा गया कैसे, 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। लो अब क्या करना है भाई, मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर है V1, तो चालक के जो सिरे हैं ना, विभवांतर तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सिरों पे लगता है, तो वो क्या है, V1 है, और इससे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वो I1 होना चाहिए फिर तो, ठीक है। 4 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर जो है वो V2 हो जाता है। तो अब मेरे पास में क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया, अब यहां पे बैटरी जो है वो 4 वोल्ट की कर दी, तो ये क्या कर दिया मैंने, 4 वोल्ट की बैटरी पर जोड़ दिया। ठीक है, विभवांतर क्या हो गया, B2 हो गया, और B2 के कारण यहां पे करंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो I2 हो जाएगा। क्या यहां पे रेजिस्टेंस की बात की गई है, नहीं की गई है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में रेजिस्टेंस क्या होगा, डॉग ने काट लिया तो भाई काटने के बाद में क्या होगा, कुत्ते ने काट लिया है तो फिर क्या होगा भाई, इंजेक्शन लगते हैं तो इंजेक्शन लगवा लो भाई। अगर ज़्यादा काटा है तो भाई इसको थोड़ा सा देख लेना, कम काटा है तो इंजेक्शन काम कर जाता है। पहले पेट में लगते थे, अब तो यहाँ पे गर्दन पे लगा देते हैं। चलिए पहले मैं इस वाले की बात करता हूँ, क्या कि B बराबर मेरे पास में फॉर्मूला होता है क्या, IR, ओम का नियम है, ये तो ओम का नियम है। यहां पे बोला गया है कि जब मेरे पास में 2 वोल्ट की बैटरी है तब यहां पे क्या होगा, तो B1 हो जाएगा विभवांतर, क्योंकि बोला गया है। I जो है वो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा सेम, ठीक है। कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका सेम। तो आपसे अगर मैं ये कहूं कि ये V1 दिया कितना है, ये तो दिया है मुझे 2, इतना कह सकते हैं। इसी के बाद में मैं B2 की बात करता हूं। B2 क्या है, हो जाएगा, B2 हो जाएगा कि इसमें करंट जो फ्लो होगा वो I2 होगा, रेजिस्टेंस आपका R होगा, और कितने वोल्ट की बैटरी है, 4 की। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है रेशियो, क्या पूछा गया है, रेशियो,
ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो आप खुद बताओ रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहां पे B1 वटे जब B2 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, I1 वटे I2 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कट जाएगा, लेकिन लेके चलते हैं IR, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2/4, ठीक है, जो कि आपको दे रखा है बैटरी को। अब आप बताइए 2/4 को मैं काट सकता हूँ 1/2 से, तो B1/B2 क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। यही हमसे पूछा गया था, यही आपका आंसर है। बताओ, इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। महाकाल की लाडली, कोई बात नहीं है, लेट हो जाते हैं हम, कौन से जल्दी आ जाते हैं, हम भी कभी कभी लेट होते हैं। 6 बजे की क्लास को 6:15 तक स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है। कभी कभी तो मेरा इतना होता है कि मैं 6 से पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ, कभी इतना लेट हो जाता है कि 6 बजे की क्लास 6:15 पे होती है। लेट चलता रहता है, लेकिन क्लास को आपको देखना है रेगुलर, ये मैं कहूँगा जरूर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू ये सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि मुझसे ऐसे क्वेश्चन आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और मेरे समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। जब आप खुद लेके बैठोगे ना, तब इतनी चीजें समझ में इतनी जल्दी नहीं आती हैं, लेकिन जब आपको कोई कराने बैठता है ना कि भाई ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यानी रास्ता दिखाने वाला होता है, तो चीजें आसान लगने लगती हैं। यही मैं कहना चाहता हूं, तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हो रोजाना। भाई नदीम, देखता हूं मैं एक बार को। अब चेक कर लो, आगे आते हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इसी के साथ मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं, जिसमें मैं आपके कंसेप्ट को समझाने वाला हूं, थ्योरी को समझाने वाला हूं, और इसके साथ में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है इसको समझाने वाला हूं। और सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा बैच लेना पड़ेगा, और ये बैच आपको स्पेशल प्राइस पे मिलने वाला है, क्योंकि स्पेशल बैच है, स्पेशल साइंस का बैच है, और यहाँ पे स्पेशल प्राइस भी क्या है, 99। तो भाई इतना सस्ता बैच आपको मिल रहा है, और ये बैच केवल सस्ता है इस वजह से नहीं लेना है, ये सस्ते के साथ साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में, इस वजह से लेना है। भाई 99 रुपए, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा आपका घट जाएगा, लेकिन 99 रुपए आपको कहीं ना कहीं किसी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट पहुंचा देगा, जॉब के लिए आपको क्वालिफाई करा देगा। तो मुझे लगता है कि 99 रुपए आपको 39,000, 40,000 या 50,000 की जॉब लगवा देता है, तो भाई 100 रुपए खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप यहाँ पे इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच आपको मिलने वाला है यादबिन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको प्ले स्टोर पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसी के साथ में इस बैच को ले सकते हैं मात्र 99 रुपए में, ठीक है। और पीडीएफ की, हाँ जी भाई, पीडीएफ इसका जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यादबिन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप सर्च करिएगा यादबिन स्मार्ट क्लासेस, आपको टेलीग्राम का चैनल दिख जाएगा, और वहां पे जाएंगे तो वहां पे सारी पीडीएफ लिंक के साथ में आपको मिल जाएंगी। भाई हाँ, कर रहा है, मैं भी मान रहा हूँ नेट प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं भी ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, सारे रिजॉल्व करके देने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं कि थोड़ी सी दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है सही हो जाए। बाकी का रिकॉर्ड वीडियो अगर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो जो है वो अच्छी चीज़ों पे मिलने, मतलब एक कह सकते हो रिकॉर्ड में ऐसी बफरिंग वाली सिस्टम नहीं रहता है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कोशिश कर लो यार, थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी आपको बता दो कि हमारा एक बैच चल रहा है, ग्रुप डी चैंपियन बैच, और इस चैंपियन बैच की कीमत मात्र 399 है। भाई इससे सस्ते आपको बैच नहीं दे सकते। कई बच्चों की शिकायत थी कि सर बैच बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। तो आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत में आपको मात्र 399 अगर खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरे बैच के लिए 399 खर्च करके ये कहें कि हाँ यहाँ पे टीचर्स ने हेल्प नहीं की। तो भाई हम 400 रुपये में भी हेल्प कर रहे हैं, 99 रुपये में भी हेल्प कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े,
और इसी के साथ में इस बैच को लेने की कोशिश करें जिसमें आपको बहुत ही फायदेमंद चीज़ें मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बैच आ रहा है जो कि आपका यूपीएसआई का बैच है, जो कि आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ टाइम में। तो उसके लिए हमने एक बैच निकाला है जो हमारी यादवें स्मार्ट क्लासेस की जो टीम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है। सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कराए जाएंगे और इसी के साथ में ये सारी चीज़ें आपको जितने भी बैच मैं बता रहा हूँ बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो एक बार कोशिश करिए, एक बार आपको इन बैचेस को लेने की बात करें। उसके बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मौसम गड़बड़ है, ये भी बात सही है, हाँ थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है, इसकी वजह से भी शायद दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। हमारे पास में ना दो कथन दिए गए, क्या दिए गए, दो स्टेटमेंट दिए हैं और इन दो स्टेटमेंट के आधार पर मुझे सही आंसर देना है। तो कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है, ठीक है। अब आपसे मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले दिया है कि धातुएं जो होती है ना वो विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं। विद्युत धनात्मक प्रकृति की अगर हैं तो यहां पे इसका मतलब है जो सभी धातु होती हैं इनके यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने बात करा मेटल की, अगर मैं कॉपर की बात करता हूं, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, उसके बाद में 18 बचा कितना 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है, सबको अपना अष्टक पूरा करना है। अगर अष्टक पूरा करना है तो आप एक बार बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को दान करना ज्यादा बेटर रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए ना एक इलेक्ट्रॉन दान करना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये दान कर रहा है तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव प्रकृति का है। तो इसी वजह से आपका पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं उनका अष्टक पूरा करने के लिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको यहां पे दान कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपका आवेश आता है वो पॉजिटिव आता है। दूसरा कहता है कि बांध बनाते समय, यानी जो हम बंध बना रहे हैं इसको बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो भाई यही तो मैंने बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर वाले कोष में है, ये अगर उसको दान कर दे किसी को तो इसके कोष में पूरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये क्या करेगा, एक देना ज्यादा बेटर समझता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे सेकंड भी सही है। अगर सेकंड भी सही है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों कथन सही हैं। अब आप देख लो कि दोनों कथन सही हैं। कथन फर्स्ट, कथन सेकंड की सही व्याख्या है बिल्कुल भाई कि धनात्मक प्रकृति का इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इस वजह से ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का बी आंसर है बहुत ही अच्छा है कि धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक इस वजह से होती है क्योंकि सभी धातुएं स्थायी होने की कोशिश करती हैं और स्थायी होने के लिए सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके पास में इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनकी संख्या 1 2 3 ऐसे मिलेगी। तो यहां पे बाकी के इलेक्ट्रॉनों का लेना यानी रिसीव करना से बेटर है कि ये एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे। तो यहां पे दान कर देता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसी वजह से इस पे आवेश जो आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 10 बोला गया है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब फोकस दूरी किसी ना किसी दर्पण की या लेंस की होगी, तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण का पता होना चाहिए कैसा होता है भाई। अवतल दर्पण होता है ये तो उत्तल भी हो, पॉलिश नहीं करूंगा, जब तक पॉलिश नहीं करूंगा तब तक तो ये बता ही नहीं सकता कौन सा दर्पण है, इसलिए मैंने कर दी पॉलिश। पॉलिश कहां की है, बाहरी वातावरण पे की है, यानी बाहरी वाली लेयर पे की है, इसलिए ये अब जो बनेगा ये अवतल दर्पण बन जाएगा। बन गया अवतल दर्पण। अब क्या करना है, हमारे पास में फोकस दूरी है तो फोकस दूरी को एफ से प्रेजेंट करते हैं, यानी फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से करते हैं प्रेजेंट, और विड्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। बताओ इसके बाद में प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, यानी जहां वस्तु रखी है ना उसी ओर बन रहा है, कितनी दूरी पर, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब क्या है, एफ से दोगुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा 30। तो इसके बाद ये बनेगा क्या, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या क्या दे रखा है आप खुद सोचो, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फोकस। ये भी बताया था कि अगर राइट साइड है तो प्लस होगा,
अगर क्या ही लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा, तो आप खुद बताओ ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो भाई ये क्या है, लेफ्ट साइड, तो माइनस होगा। हमें यू पता नहीं है वस्तु कहाँ रखी है, हमें क्या पता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पता है। कितनी दूरी पर है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्लस लूं या माइनस लूं, कहाँ है, लेफ्ट साइड में। और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो मैं क्या करूंगा, इसे माइनस लूंगा। बस फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/b। ये आपका दर्पण फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। f कितना है आपका, f है माइनस का 1/50। 1/u कितना है हमें नहीं पता। b कितना है तो आपका 45 है, लेकिन माइनस का है इसलिए माइनस लग जाएगा। सीधी बात। करना क्या है, एल भाई अब इन चीजों को एक साइड ले जाओ, एलसीएम ले लो। लो एलसीएम, क्या होगा, 1/u बराबर क्या हो जाएगा, जब मैं 1/45 को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कर दो प्लस 1/45। ये क्या है, ये तो माइनस है, तो 1/15। ये मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप बताओ एलसीएम कितना होगा, कितना होगा एलसीएम। तो एलसीएम तो 45 ही होगा, और 45 है तो यहाँ पे 45 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आएगा। यहाँ पे माइनस है, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, तो हो गया आपका 1 माइनस का 3। कितना आया, ये तो भाई माइनस में आया, माइनस का 2/45 आ रहा है। और जब मैं इसको काट रहा हूं ना तो ये तो और भी कम आ रहा है, कितना आ रहा है, 22.5 आ रहा है। लेकिन ये तो अपॉन में है, वैल्यू जो दी है वो 1/u की वैल्यू है, हमें तो u की पता करनी है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.5। लेकिन आया तो माइनस में है, इसलिए माइनस के 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर ये माइनस में है तो इमेज कहाँ बन रही होगी, यानी इमेज नहीं, वस्तु कहाँ रखी होगी, लेफ्ट साइड में ही रखी होगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ तो माइनस दिया ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो एक बात याद कर लें, ये माइनस ही होगा, जो कि मिस्टेक हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़े बेटा, मौसम गड़बड़ है शायद इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बफरिंग इतनी नहीं होती जितनी आज हो रही है। मौसम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है भाई, बारिश के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए शायद इतना गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, मौसम ही तो गड़बड़ है, हम थोड़ी गड़बड़ हैं। टेक्नोलॉजी की बात है भाई, हमारे पास में जितने भी इक्विपमेंट हैं मौसम पर डिपेंड भी रहते हैं। अगर मौसम ख़राब है तो ये चीज़ें भी सही नहीं चलेंगी, अगर मौसम अच्छा है तो इन चीज़ों के सही चलने के चांसेस भी होते हैं। तो अभी तो भाई बारिश होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हमारा डेडिकेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमारा पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। क्योंकि इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और चीज़ें अच्छे से आएँ। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो तुरंत कर लो भाई, कुछ नहीं, देखने का काम है, देखा आंसर, देखा आंसर। बोल रहा है दहन अवक्रिया, क्या है दहन अवक्रिया, अगर मेरे पास में कोई पदार्थ है उसकी मैं ऑक्सीजन के साथ अब का रिएक्शन करा दूं, दहन का मतलब क्या है, जलना। क्या होगा यहाँ पे, जलेगा, क्या जलेगा, ऑक्सीजन के साथ में, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेगा क्या, ऑक्सीजन नहीं हो बाई चांस तो जलेगा कैसे, तो हमें तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करानी पड़ेगी। यानी किसी भी पदार्थ की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करा दी जाए तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, वही हमारी दहन अभिक्रिया कहलाएगी। तो आप बताओ, क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जलाऊं, नहीं भाई। अभिक्रिया ऊष्मा के अवशोषण, नहीं भाई। प्रकाश के अवशोषण, नहीं भाई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जब भी किसी भी चीज को जलाया जाएगा ना उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब भी हमारे पास में ऐसी बातें आए कि दहन क्या होता है, कि ऑक्सीजन है जला दो, ठीक है, हम उसे भी दहन कह सकते हैं। भाई आप पीते हो, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या जला लोगे, बताओ, हद है। चलो इसकी बात करते हैं, हमें ऊर्जा और प्रकाश। और याद रखना, जो भी मैं पदार्थ की बात कर रहा हूं वो पदार्थ कैसा होना चाहिए,
ईंधन वाला पदार्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ईंधन के रूप वाला पदार्थ होना चाहिए। जैसे मेरे पास में फ्यूल कौन सा है, मैंने बोल दिया भाई CH4 है। क्या है ये तो मेथेन है। और मेथेन की अभिक्रिया मैं किससे करा दूं? ऑक्सीजन से करा दूं ना, क्योंकि दहन अभिक्रिया ही कह रही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो जब मैंने ऑक्सीजन के साथ में CH4 को जलाया तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मुझे क्या मिला? पानी मिला, 2H2O। ठीक है, अब ये बात आ रही है, चलो कार्बन को भी जला देते हैं। कार्बन है, कब जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। कार्बन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है नंदन भाई, डी आंसर नहीं होगा, 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि ऐसा पदार्थ जो ईंधन के रूप वाला पदार्थ हो, अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करा दूं, रिएक्शन करा दूं, तो वो जलेगा, दहन होगा और ऊर्जा और प्रकाश देगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कहता है 12? दौड़ लगाइए। अगर पुलिस का एग्जाम दिया हो, पुलिस के एग्जाम के लिए हमने दौड़ स्टार्ट की थी, जब शुरुआत की थी दौड़ की, तो क्या होता था कि दौड़ लगाते हैं हमें क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते थे। क्या होता था कि थोड़ी देर बाद दौड़ते थे, क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब क्रैम्प आना स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास में ना मांसपेशियों में हल्की सी ऐंठन हो जाती है, होती है ना। ऐंठन हो क्यों रही है? क्यों हो रही है? तो जब हम दौड़ के बाद में हमारे बॉडी में जो ऐंठन होती है, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी बॉडी में, क्योंकि बॉडी है सेल से बनी है, और सेल को क्या, सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके यहाँ पे एनर्जी प्रदान करता है। हमने दौड़ लगाना स्टार्ट की, दौड़ लगाने पर हम यहाँ पे तेजी से सांस लेते हैं। अब तेजी से सांस ले रहे हैं तो उसके पास में ये प्रोसेस जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारी सेल के पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, क्या होता है? ऑक्सीजन की जब कमी होती है ना, तो कमी की वजह से हमारे पास में जो ग्लूकोज ने पाइरुवेट बनाया, ग्लूकोज की वजह से क्या बना? पाइरुवेट बना। ये पाइरुवेट किसी में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड ही है जो हमारी मांसपेशियों की सेल होती है ना, वहां पे जाके जमा हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है? पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ है, इसी की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्रैम्प कहते हैं। तो आप बताओ क्या हो रहा है? हम दौड़ लगा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, हमारे बॉडी को, हमारे सेल के पास में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही जितनी हमें ऐसे, मैं ऐसे कराऊं। तभी तो कहते हैं आलस में जियो, ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है। लेटे भाई, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, पसीना निकले जा रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है। मस्त पड़े रहो, है ना, पढ़ लो चुपचाप। आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी है, और पाइरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी आंसर सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नंदन कुमार। चले आगे बढ़े, आ गया होगा समझ। चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हमें इसमें से क्या बताना है? ऐसे विकल्प का चयन करना है। कैसे विकल्प का चयन करना है भाई? जो ये बताता है कि कौन सा कथन सत्य है। यहां तक ठीक है, हमें सही वाला बताना है। फिर कहता है जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। मैंने क्या किया? मेरे पास में है जिंक, ठीक है, और जिंक को मैंने किस में रख दिया? कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 होता है। अब क्या होगा? एक बात याद रखना, यहां पे इन दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है? ये जिंक जो है ना, ये हाईली रिएक्टिव है। और ये हाईली रिएक्टिव का मतलब है कि ये वही बंदा है जिसके पास में क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। क्या है? ये है आपका जिंक, जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब है। और ये Cu और SO4 कौन है? ये वही कपल हैं, या ये वही बंदे हैं जहां से इनकी बंदी ये लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि इसके पास में गवर्नमेंट जॉब है, के पास में हाईली रिएक्शन, रिएक्टिव पर, यानी जो आपका एलिमेंट है हाईली रिएक्टिव है। और अगर हाईली रिएक्टिव है, तनख्वाह ज़्यादा है, ऐसे मान लो।
इसकी सैलरी ज़्यादा है, और जब इसकी सैलरी ज़्यादा है ना, तो इसके पास में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो इसकी सैलरी देख के अट्रैक्टिव हो जाता है। क्या करेगा, ये जेडन ना इस सीयू को बाहर लात मार देगा। ये ऐसा ही तो होता है जिंदगी में भी। ये जेडन ने क्या किया, सरकारी नौकरी की वजह से SO4 को अपनी ओर खींच लिया, और जैसे ही अपनी ओर खींचा, ये कॉपर जो है ना अलग निकल जाता है। तीसरा पर्सन जेडन था, लेकिन कॉपर को तीसरा पर्सन बना देता है। इस आधार पर आप देखो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट कभी कॉपर सल्फेट हुआ करता था, अब वो जिंक सल्फेट है। दो नाम को मिला देते ना आजकल, तो ये दो नाम को मिलाने पर अब जिंक सल्फेट बन गया। तो अब ये हुआ क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर कर दिया। प्राइवेट नौकरी वाला कॉपर है, इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। इसलिए कौन सा सही होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, और फर्स्ट आपको यहां पे दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आया समझ। क्या करना है, सरकारी नौकरी लेनी है। ऐसा ना हो कि कोई जिंक आपके कॉपर सल्फेट, आप हो कॉपर और सल्फेट को मिला के तो आपकी सल्फेट को ले जाए, सरकारी नौकरी बना लो, पढ़ लो अच्छे से, हाईली रिएक्टिव हो जाओ, पैसे कमाओ। पैसे होंगे तो यहाँ पे जो सल्फेट है ना, दूसरे के सल्फेट को नहीं ले जाना पड़ेगा, अपने सल्फेट को देखोगे, अपने सल्फेट से ही कर लोगे। चलें, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के दी हैं। तो हाईली रिएक्टिव कौन है, तो आपको ये पूरी यहाँ पे हमने दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि आप देखो मैंने क्या बताया था, जिंक। तो जिंक कहाँ पे है, जिंक है ये गया, जिंक भाई साहब ये हैं। कॉपर कहाँ पे है, तो आप देखो यहाँ पे कॉपर है, ये बहुत नीचे। इनके पास में जॉब तो है, लेकिन ये क्या है, अनरिएक्टिव है। और ऊपर वालों के पास में जैसे जैसे ऊपर जा रहे ना, तो आप देखो प्रधानमंत्री की जॉब किसके पास है, पोटेशियम के पास है। ये तो ऐसा बंदा है कि आ जा तू बस ले जाऊंगा, क्योंकि सैलरी सबसे ज्यादा मेरी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में जिंक जो है वो कॉपर से रिएक्टिव ज्यादा है, इसलिए ये क्या करता है, ये विस्थापित कर देता है इसके साथ में जो भी चीजें होती हैं उनको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हमसे कहता है कि निम्न कथन पे विचार करो। चलिए भैया कथन कौन से हैं आपके बताओ। कहता है आपका कथन पहला, कि जो बादल होते हैं ना, उसमें जो कण होते हैं वो सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में आपके वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन बादल के पास में क्या होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं। और इस बड़े बड़े कण के कारण क्या होता है, ये सभी रंगों को समान मात्रा में प्रकीर्णित कर देता है। ये क्या करता है, जितने भी रंग आते हैं उनको समान मात्रा में प्रकीर्णित करता है। और जब ये समान मात्रा में प्रकीर्णित करेगा तो ये सफेद ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, कि जब तक प्रकीर्णन नहीं होगा अलग अलग कलर नहीं दिखेंगे। तो प्रकीर्णन तो हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े कण के कारण समान मात्रा में प्रकीर्णन हो रहा है यहां पे। इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से हमारे पास में जो बादल होते हैं वो सफेद रंग के दिखाई देते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्या ए और बी सही हैं, तो भाई सही हैं। तो अलग यहां पे बोल रहा है श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में ये बड़े कण तो बड़े होते हैं, और सारे ही बड़े कण क्या कर रहे हैं, यहां पे श्वेत प्रकार के रंग को समान मात्रा में प्रकीर्णित कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही होंगे। आंसर हो जाएगा ए। ब्राह्मण भाई साहब आ चुके हैं, गुड इवनिंग भाई ब्राह्मण। इसी के साथ में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुझे लगता है ब्राह्मण आप पहली बार जुड़े हैं, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप बता सकते हैं आप कहां से जुड़े हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं कहां कहां से जुड़ सके हैं, और इसी के साथ में हमारा चैनल कहां तक पहुंच रहा है। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तो भाई अपने और साथियों को बुलाना, सभी साथियों को यहीं बुला लेना, यहीं पे करना मौज मस्ती, स्टूडियो में नहीं। बहुत पहले से जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरी क्लास में तो मुझे लगता है पहली बार दिखे हो, और बहुत पहले से जुड़े हो तो भाई इतने दिन से कहाँ थे, मुझे तो नहीं दिखाई दिए। ये है आपका श्वेत प्रकाश जो कि सूर्य के पास से आता है। यहाँ पे बादल के पास में कण बड़े होते हैं, तो कण बड़े होने के कारण सभी प्रकाश जितने भी रंग होते हैं ना
वो क्या होते हैं, सभी एक ही साथ में प्रकीर्णित होते हैं। और जब एक ही तरंग दैर्घ्य से प्रकीर्णित हो रहे हैं तो क्या होगा, तो हमें जो कलर दिख रहा है ना व्हाइट, तो व्हाइट ही दिखेगा। और अगर अलग अलग रंग से होगा तो यहाँ पे जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो वो उसी कलर का दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे कण क्या करते हैं, नीले रंग को प्रकीर्णित ज्यादा कर देते हैं, इसलिए जो पीछे की चीजें दिख रही है ना वो आपको नीली दिखाई दे रही होंगी। बिहार से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, पटना से है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पटना तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे अपने आसपास के एरिया में तो पहुंच ही जाएंगे, क्यों भाई, है तो हम यूपी बिहार वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन नंबर 15 की, अब आपको भी पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जिसकी ज़रूरत है उसकी बात करते हैं। भाई इतनी जनसंख्या का क्या करेंगे। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें क्या करना चाहिए, आप इस टाइम पे क्या देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग जो हैं बिना वीज़ा के भारत में रह रहे हैं। अगर ये बिना वीज़ा के रह रहे हैं तो भाई ऐसे लोगों को नसबंदी करा लेनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे वैसे ही जनसंख्या ज़्यादा है। आप पाकिस्तान से आए हो, यहाँ आने के बाद में यहाँ रहते हो और यहाँ पे फिर करते हो, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाते हो, बढ़ाने के बाद में क्या करोगे, बढ़ाने के बाद में फिर वही एक ही चीज़ होती है। तो भाई अगर आप पाकिस्तान के हो तो आपको इतने लोग पाकिस्तान मिलते, वहीं पर शादी करो ना। नहीं तो यहाँ के फिर हम कर देंगे ये चीज। तो निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है, तो नसबंदी की स्थायी विधि कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में आप बताओ कौन सी एक स्थायी यानी परमानेंट आपकी नसबंदी हो सकती है। तो परमानेंट मेथड कौन सा है, तो आप बताओ। ए कहता है कंडोम का यूज, तो कंडोम के यूज से यानी हम क्या करते हैं इसको, तो भाई ये तो थ्रू वाला है, ये चाइना की तरह है, यूज करो फेंको, तो इससे क्या परमानेंट तो नहीं हो सकता। बी कहता है आपकी जो पिल्स हैं उनका उपयोग कर लो, तो भाई जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है तो ये भी परमानेंटली वर्क नहीं करती हैं। हमारे पास में क्या होता है, नसबंदी कराई जाती है। तो आपको पता है महिला नसबंदी भी होती है और पुरुष नसबंदी भी होती है। तो ये क्या है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका इसी के आधार पर ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा कि जो सर्जरी के द्वारा नसबंदी होती है ना वो यहाँ पे क्या होता है, वो हमारी परमानेंट होती है। इसके बाद में आप बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते हो। तो ये आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन इनका यूज ना किया जाए ना तो बच्चा किया जा सकता है। ये बात आती है यहाँ पे कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है, महिलाओं के अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पुरुषों के अंदर क्या होता है, शुक्रवाहिका होती है, जैसे वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इनको क्या किया जाता है, इनको यहाँ से काट दिया जाता है, जिसके बाद में क्या होता है, हमारे पास से स्पर्म नहीं निकलते। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे पुरुष नसबंदी है। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, यहाँ पे शुक्र वाहिका जो होती है उसको काट दिया जाता है यहाँ से, जिसके बाद में यहाँ पे स्पर्म नहीं आते। और यहाँ पे आपकी बात करते हैं महिलाओं के अंदर, इसे ट्यूबल लिगेशन कहते हैं, जहां पे आपके क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब को ये काट दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अब तो आ रही होगी बॉयस, अब तो बिल्कुल आ रही होगी, क्यों ब्राह्मण भाई। चलते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्या कहता है भाई, 16 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या कि एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पाद को कम करने के लिए 3R का यूज किया जा रहा है। तो हमारे पास में क्या है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होती हैं उसके लिए हम 3R का यूज करते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि इस 3R का जो यूज किया जा रहा है ना, हम सबसे पहले कौन से R का यूज करेंगे, तो आप बताओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चीजों को कम करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, जितना हो सके उनका यूज ही कम करो, रिड्यूस कर दो। ठीक है, यूज कम करो, रिड्यूस कर दो, तो क्या होगा, वो आपका रिड्यूस होगा। इसके बाद में मान लीजिए क्या होता है, थोड़ा सा आपके पास में कुछ चीजें उनका दोबारा यूज कर सकते हो तो कर लो ना। तो दूसरे आर का क्या है, अब हम क्या करें, दोबारा यूज कर लेते हैं। हम नई नहीं लेके आ रहे, हम इसका क्या करते हैं, दोबारा यूज कर लें, तो उसे कहेंगे रीयूज। लास्ट में क्या होता है तीसरा,
कि अगर हम ना यूज कर पा रहे ना रिड्यूस कर पा रहे तो क्या कर देते हैं, इससे कुछ और ही बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं रिसाइकल। तो आपको ये वाली प्रोसेस आपको कहीं दिख रही हो तो वही आंसर आपका सही है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, गुड इवनिंग रामकृष्ण कासवा। इस रामकृष्ण भाई, एक आए थे आप बिल्कुल शुरुआत में एक आए हो जब क्लास का एंड हो गया तब। बताओ कैसे चलेगा ऐसे, ऐसे कैसे चलेगा भाई। बाकी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हैं। सबसे पहले आपका रिड्यूस होता है, जितना जितना ज्यादा आप उस अपशिष्ट का उत्पाद का क्या करो, कम कर सको उतना कम कर लो। इसके अलावा क्या करना है, उन्हें फेंकने की बजाय हम क्या करते हैं, ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे हम प्लास्टिक की बोतल ले आते हैं, आपने देखा होगा हम प्लास्टिक की पानी की बोतल ले आते हैं, क्या करते हैं उसको रीयूज करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं। एक बार पानी पी लिया, फैल खाली हो गई, फिर भर लिया, फिर वो क्या है, वो रीयूज है। इसके बाद में रिसाइकल है। इसका अर्थ है कि जो हमारे पास में उत्पाद है, मान लीजिए प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का क्या किया जाए, उस प्लास्टिक का रिसाइकल कर दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि हम रिसाइकल करके आजकल रोड भी बनाए जा रहे हैं प्लास्टिक से, तो वो क्या है, वो यही चीज है, नई चीजों में यूज करना उसका। तो ये आपका आपके आखिरी क्वेश्चन था और इसी के साथ में आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ललित सर की जो क्लास होती है बेटा शाम को 5 बजे होती है, जीएस की क्लास होती है। बाकी आज नहीं हो पाई है किसी रीजन से, क्योंकि आज का तो मौसम सही नहीं है, मैं यहाँ हूँ इसलिए प्रेजेंट हूँ, तो मैंने क्लास ले ली है। अगर नहीं होता तो मैं भी नहीं क्लास ले पाता। मौसम आज गड़बड़ हो चुका है, जिसकी वजह से आज नेट भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि कितनी बफरिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से क्लास में थोड़ी सी दिक्कत रही। बाकी मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे इस क्लास के बाद में प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, अगर आपको मन है कि भाई चलिए ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो हो सकता है कि आपको पुरानी क्लास भी अच्छी लगेंगी। तो उनके लिए क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट पे आपको ये सारी क्लासेस क्या है, आपको यहाँ पे सारी क्लासेस दे रखी हैं, तो आप जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाई और क्या है, पीडीएफ। भाई सबकी मांग होती है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पढ़ लिए हैं तो हमारे पास में ये क्वेश्चंस दोबारा, अब दोबारा पढ़ना है, क्या करेंगे, तो वीडियो तो नहीं देखेंगे भाई, वीडियो तो आपका मन होगा नहीं दोबारा देखने का, तो क्या करो भाई पीडीएफ ही दे दो। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको मिलेगी यादबिन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे। और ये चैनल कहाँ पे है, तो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाओ, यादबिन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करो और ये चीज़ आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। और इस क्लास की भी पीडीएफ है तो आपको 5 मिनट के अंदर मिलने वाली है। और भाई आप अच्छे अच्छे से पढ़ चुके हो तो क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यानी एक बैच लेके आ रहा हूँ जो कि साइंस स्पेशल बैच है, और इसकी प्राइस भी ना बहुत ही स्पेशल है। क्या है, 99 रुपये, तो 99 रुपए का, ये 99 रुपए का बैच है भाई, साइंस स्पेशल बैच, मात्र 99 रुपए में। और ये मिलने वाला कहाँ है, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे। तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके, और जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे वहां पे, तो आपका एक हमारा होम पेज पे आपको ये बैच दिख जाएगा जो कि मात्र 99 रुपए में है। तो आप अभी जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइस जो है वो बाद में बढ़ा दिए जाएंगे। अभी जो है वो स्टेबल रहेगा जब तक कि मैं ना कहूं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, मैं ही पढ़ाने वाला हूं तो मैं ही बताऊंगा ना, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लो। फिर उसके बाद में आप कहोगे कि सर हम भी 99 वाले थे, आप चाहते तो हमें 99 दे सकते थे, तो अभी जाके ले लो ना, मैं तो अभी भी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी के क्या रहने वाला है, इसमें डेली क्लासेस रहेंगी और इसके अलावा इसमें रिकॉर्डिंग भी हम अवेलेबल कराएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि जो क्लास एक बार होगी, आपका बार बार देखने का मन है तो आप बार बार देखो, ठीक है, 1000 बार देखो। और यहाँ पे जो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, पढ़ाएंगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ के अलावा हैंड रिटन नोट्स मैं खुद लिखूंगा भाई, इतनी मेहनत 99 रुपए में कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो देख लो, थोड़ा सा तो कष्ट करो। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, अगर आपने कंटेंट नहीं देखा है तो आप हमारी जाकर वीडियो पर, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में बनी हुई है डेमो वीडियो, तो उन क्लासेस को देख सकते हो। वहां पे आप हमारे कंटेंट को देख सकते हो, कंसेप्ट को देख सकते हो, थ्योरी को पढ़ाने का तरीका देख सकते हो, मैं किस तरीके से किस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, वो सारी चीजें देख सकते हो। तो वहां से आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसा कंटेंट देने वाला हूँ। तो भाई जाओ, अभी से खरीद सकते हो। कंप्लीट थ्योरी भाई अगर आप खरीदोगे तो कंप्लीट तो कराएंगे हम, तो कंप्लीट थ्योरी भी कराएंगे। कंटेंट जो रहेगा ना वो अपडेटेड रहेगा। कैसा अपडेटेड, कि मान लीजिए कोई चैप्टर नहीं आने वाला है तो नहीं कराऊंगा। अब आप कहोगे आपको कैसे पता, भाई एनसीईआरटी तो है, एनसीईआरटी ने तो हटा दिया, क्यों पढ़ना जब हटा दिया, एनसीईआरटी तो मुगल को हटाई जा रही है। तो धीरे धीरे करके उनको अपडेट करना अपनी स्टडी में, वो मैं करता हूँ। ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ही कर दूंगा। टेस्ट सीरीज की बात करें तो हर
जितनी भी थ्योरी पढ़ो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी कराएंगे जो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो इन क्लासेस के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे प्ले स्टोर पे। उसके अलावा भी हमारे पास में एक सम्मान बैच है जो कि आपके सम्मान के लिए काम करेगा। वही जब वर्दी मिल जाती है ना तो लोग सम्मान ही करते हैं। तो यूपीएसआई की बैच के लिए क्या कर सकते हैं आप, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वही सारी चीजें हैं, डेमो क्लासेस आपको इसमें मिल जाएंगी। ये सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो ये नंबर भी हमें दिए हैं। अगर आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई हमारा एक नंबर है 8266981579। कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई अगर आपका मन है कि शाम को भाई एक टाइमिंग होती है, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाकी एक नंबर और है जिसका नाम है 7017037746। तो इस पर आप जो है ये आपको 9 to 5 कॉल करना है। कब करना है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक में आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और ये नंबर जो है, आपका मन है ना रात में 2 बजे कॉल करने का तो कर लेना, उठा लेगा कोई ना कोई, ठीक है। चलिए बाकी का मैं बता दूं, थैंक यू आ गया भाई, इसके आगे कुछ है नहीं है। तो बाकी का मैं यही बता रहा हूं कि आपको ये क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और लोगों को बताएं कि भाई एक ऐसा बैच है जिसके लिए आप हजारों 1200 4000 रुपए तक भी दे रहे हैं। वो बैच आपको केवल 99 रुपए मिल रहा है ऑफर में। तो आप अभी जाके जल्दी करें क्योंकि ये ऑफर खत्म ना हो जाए। और इस बैच के लिए यहाँ पे मैं भाई बता दूं कि शायद हो गया, आगे जाके मैं इसके खरीदने की तिथि भी घोषित कर सकता हूं कि आप उस तिथि तक, उस डेट तक खरीद सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो इस बैच के लिए ना देर ना करें, जाएं अभी, फ़ोन उठाएं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें यादविन स्मार्ट क्लासेस की ऐप और फिर रजिस्ट्रेशन कर लें और अपना ऐप और जो हमारा बैच है इसको डाउनलोड, इसको बाई करें केवल 99 रुपये में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।